So we will be discussing about the लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। एंड इन द प्रोसेस वी विल ऑल्सो प्रूव कि एक्चुअली में तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ठीक है। और उसका प्रूफ करते जब करेंगे वी विल बी एबल टू शो दैट mgh जो है, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है विच इज इक्वल टू mgh एंड काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, या फिर कोई भी टाइप का, अगर एक्चुअली सब चीजों में होता है ये वाला, बट फ्रीली फॉलिंग बॉडी में प्रूफ करना इजी हो जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज एक्चुअली इजी टू डू द प्रूफ फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। समझ में आया? एवरीवन क्लियर? Yes. So let us do the proof. मतलब पहले लिख लेते हैं। Yes sir. According to law of conservation of energy क्या होता है? Energy can neither be created nor be destroyed ठीक है। सेमीकोलन एक होता है, उसके बाद लिखना पड़ता है इट कैन ओनली बी what? It can only be converted from one form to another। ठीक है, यही था ना। मतलब हम लोग तुम्हारा क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, मतलब जितना भी एनर्जी ऑलरेडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो एकदम पहले से वैसा ही टाइप का ही है, ठीक है। सो वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय एनर्जी। अगर कोई एनर्जी में के फॉर्म में ऑलरेडी कुछ है, सो वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, वी कैन ओनली चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे मेरे पास अगर मैकेनिकल है, मैं उसको इलेक्ट्रिकल या फिर दूसरे कोई और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, एज वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। सो आज हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू प्रूव, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है उसमें हम लोग आज प्रूव करेंगे कि व्हाट डू वी हैव, मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे हम लोग डायग्रामेटिकली या फिर हम लोग कैसे साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट वी विल टेक द हेल्प ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्री फॉल समझाया था ना पोटेंशियल एनर्जी के लिए, यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। सो विल कंसिडर 3 पॉइंट्स ड्यूरिंग ए फ्री फॉल। सोचो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, सो वी विल टेक 3 पॉइंट्स। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट समवेयर इन द मिडल एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट, ठीक है, एकदम बॉटम मोस्ट पोजिशन में। तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कि यहाँ पे जो एनर्जी है उसका जो वैल्यू होगा, सपोज दिस एज एक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी, एक्स जूल्स सपोज, यहाँ पे भी तो दिखाएंगे, यहाँ पे भी एक्स जूल्स ही होगा और यहाँ पे भी उस ऑब्जेक्ट का एनर्जी एक्स जूल ही होगा। समझ में आया? सो वी विल बी एबल टू शो दैट दिस इज द approach in which we can show that the total mechanical energy remains constant। समझ में आया? तो इसी चीज को, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने लिखा है, इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ एन ऑल्टरनेट फॉर्म। सो ऑल्टरनेट फॉर्म क्या होता है इसका, वी कैन से इन अदर वर्ड्स we can say that
whenever energy gets transformed, the total energy remains same. बिकॉज देखो, अगर तुम कोई नया चीज क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली द टोटल एनर्जी ऑफ ए सर्टन मतलब सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज टू रिमेन द सेम, है कि नहीं? वो हो सकता है कि जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है, वन मेजर फॉर्म टू अदर मेजर फॉर्म, इट माइट गेट ट्रांसफॉर्म टू सम अदर माइनर फॉर्म्स ऑल्सो। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट हो गया, वो वेस्ट नहीं होता है, वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वी आर डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास इसके बारे में, याद है? याद है कि नहीं? हाँ। सो दिस इज हाँ सर। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग। तो इसका जो डायरेक्ट सिंपल भाषा में अगर बोलने जाए, दिस इज द एक्चुअल थिंग। सो इसी चीज को हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। ओके, सो द प्रूफ विल बी लाइक दिस। तुम्हारा को यहाँ पे है। सो हाँ, तो यही चीज मैंने लिखा था, द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी प्रूविंग दिस। यहाँ पे तुम लोगों के बुक में इतना अच्छा से नहीं दिया है, they have just given it in a long paragraph, so it makes it very difficult to understand the proof. हम लोग इसी प्रूफ को करेंगे, बट वी विल शो इट इन अ डायग्रामेटिक मैनर। ठीक है, डायग्राम बना के दिखाएंगे, एंड दैट विल मेक थिंग्स इजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सो यहाँ पे हम लोग प्रूफ क्या करेंगे, वी विल प्रूविंग दिस थिंग ओनली। ये वाला पार्ट है, टू सी क्लियरली, दिस इज द पार्ट दैट विल बी प्रूविंग। mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द एंटायर फ्री फॉल ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो वही करते हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ये प्रूफ छोटा सा प्रूफ है, मतलब इट मे सीम लाइक ए बिग प्रूफ, बट इट्स ए वेरी स्मॉल प्रूफ। तो देख लो यहाँ पे कैसे होता है। You may get a question like this. So just example question there are. Show that the total mechanical energy मतलब उस बॉडी में अगर कोई एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, मतलब हम लोग अगर उसको अवॉइड करें, सो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ऑब्वियसली अगर वहां पे कोई दूसरा अलग टाइप का फोर्स आ गया, नेगेटिव फोर्स आ गया, जैसे कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे गिरेगा, देयर बी एन फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? एयर फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, है कि नहीं? होता है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। हाँ, एयर फ्रिक्शन होता है। हाँ। So due to हाँ that air सर। friction, some amount of energy may get converted to some other form. तो वो मैकेनिकल एनर्जी नहीं रहता है। So if you have to prove that the total mechanical energy of a body remains constant, then what do we have to do? We have to consider that there is no external frictional force acting on that freely falling object. ठीक है, so for the time being we will consider that there is no other force apart from the mechanical एनर्जी। मतलब वो फ्री ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्री फॉल के अलावा, फ्री फॉल में जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं उसके अलावा दूसरा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज द मेन थिंग।
सो लेट अस डू द प्रूफ, उसका सॉल्यूशन दिखाते हैं कैसे होता है. सो यहाँ पे तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, the fact that the mechanical energy of a body remains constant in the context of a freely falling body. ओके, सो अगर हम लोग एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का कंसिडर करेंगे तब क्या होगा. सो वी कैन सी, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे दिस इज द वर्ड द प्रूफ एक्चुअली स्टार्ट्स. यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बॉडी. रुको, यहाँ पे इसके पहले हम लोग क्या करते थे मैथ्स में, क्या करते हैं तुम्हारा नॉर्मल जो हमारा जो थ्योरम होता है या फिर जो हम लोग का गिवन कंडीशन है उसके बेसिस पे हम लोग डायग्राम बनाते हैं. सो वही चीज यहाँ पे भी करेंगे, विल बी ड्राइंग डायग्राम्स. ओके, सो सपोज एक डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ. लेट अस कंसीडर 3 सर्कुलर बॉल्स. ठीक है, यहाँ पे एक सर्कुलर बॉल ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया. हाँ, सपोज दिस वन, और मैं 3 बार कॉपी कर लूँ. डायग्राम क्लियरली ड्रॉ करना ताकि समझ में आए. ओके, एंड ट्राई टू मेक द 3 सर्कल्स इन द सेम लाइन. सेम लाइन में अलाइन करने का कोशिश करना. ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम. अभी क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ ए लाइन जस्ट टू इंडिकेट द डिस्टेंसेस. सो यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल दिस इज द ग्राउंड लेवल. ओके, सो ग्राउंड लेवल. So these are the 3 positions. This is position A, this is position B, and this is position C. ठीक है, अभी क्या करेंगे, we will measure the distances for each of the lines. तो अभी क्या करेंगे, देखो हम लोग जब भी डिस्टेंस मेजर करेंगे we will take the center position. ठीक है, तब इजी होता है. ठीक है, सो अगर C पोजीशन से A पोजीशन तक डिस्टेंस मेजर करना है, सो we will consider the central position, मतलब मिडिल मोस्ट पोजीशन. ठीक है, so let us draw the shapes. तो ये हो गया एक तुम्हारा तो इसको सो दिस इज द डिस्टेंस. ठीक है, समझ में आ रहा है. सो नाउ यहाँ पे क्या है, दिस डिस्टेंस इज h, दिस एंटायर डिस्टेंस इज h. समझ में आ रहा है. और आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस आल्सो. ठीक है,
अभी क्या होगा, यहाँ पे सपोज दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x, ठीक है, ऊपर से कितना डिस्टेंस है, दिस इज x एंड दिस इज क्या होगा ये वाला, एनीवन, ये कितना होगा, ये अगर पूरा h है, ये x है, तो ये वाला क्या होगा, बोलो। h minus x. यस h माइनस एक्स, ऑब्वियसली h माइनस एक्स, नॉर्मल जो हम लोग ने डिस्टेंस के टाइम में सीखा था, ये सेम थिंग h माइनस एक्स। ओके, अभी क्या दिखाना है, वी विल बी एबल टू शो द EP प्लस EK एट ऑल द थ्री पोजिशंस। यहाँ पे भी दिखाएंगे, यहाँ पे भी दिखाएंगे, यहाँ पे भी दिखाएंगे, हर एक जगह में दिखाएंगे और विल बी गेटिंग द सेम वैल्यू, ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ प्रूफ। तो देखो कैसे किया जाता है, एक एक करके, वन स्टेप एट अ टाइम। सो पहले ए के लिए करेंगे, उसके बाद बी के लिए करेंगे, उसके बाद सी के लिए करेंगे। सो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लेट ए बॉडी, लेट ए बॉडी ऑफ मास, सपोज इसका मास m है, ऑफ मास m फॉल्स फ्रॉम, फॉल्स डायरेक्टली फ्रॉम नहीं, फॉल्स फ्रीली, ठीक है। फॉल्स फ्री का मतलब क्या है, नॉट अंडर एनी एक्सटर्नल फोर्स, मैं ऐसा नहीं तुम उसको फेंक रहे हो ऊपर से, यू आर जस्ट लेटिंग इट फॉल, ठीक है। लेट ए बॉडी ऑफ मास m फॉल्स, फॉल्स नहीं, फॉल फ्री होगा, फॉल फ्रीली फ्रॉम ए पॉइंट A, from a point A which is at a height which is at a height what, देखो सिंपल सा भाषा में, अगर मैं यहां तक लेता तो मेरा C का डायरेक्शन, तो H what would have been the value of H, ये होता ना H का वैल्यू कहां तक जाता, एकदम ग्राउंड तक, यस और नो, समझ में आ रहा है। बिकॉज अगर इसका मैं बॉटम लूंगा, इसका भी बॉटम ही लेना पड़ेगा, इसका भी बॉटम ही लेना पड़ेगा, सिंस आई एम कंसिडरिंग द मिडिल वन, सो आई कैन राइट दिस एज H, तो H विल रिमेन द सेम, ठीक है। अगर मैं बीच का डिस्टेंस लूंगा तब भी तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा वो एच ही रहेगा, अगर बॉटम का डिस्टेंस लूंगा तब भी वो एच ही रहेगा, समझ में आ रहा है। सो वी कैन से दैट इफ द बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए पॉइंट ए विच इज एट अ हाइट ऑफ एच फ्रॉम द ग्राउंड, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो, एक ही तो बात है ना। तुम लोग बोल सकते हो ये वाला डिस्टेंस कहाँ पे गया, ये वाला डिस्टेंस हम लोगों ने काउंट नहीं किया, बिकॉज हम लोग ए का भी मिडिल मोस्ट वैल्यू ले रहे हैं, मतलब बीच का वैल्यू ले रहे हैं, कंसिडरिंग दिस वैल्यू, है कि नहीं। तुम लोग जब ड्रॉ करोगे अच्छा से ड्रॉ करना स्केल से, समझ में आया, इज इट क्लियर, हाँ। बाकियों को समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. काबिक, हाँ सर। ओके, सो ये वाला है हम लोगों का, तो यू कैन ऑल्सो राइट एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो पॉइंट ए, तो यहाँ पे और एक चीज लिखना पड़ेगा, लेट बी बी एनी या फिर बी को पहले नहीं लिखते, पहले सी को लिखते हैं, लेट सी द पोजीशन ऑफ द बॉडी ऑन द ग्राउंड एंड बी बी एनी intermediate position at a distance of what, at a distance of x from A,
समझ में आया? ए से एक्स डिस्टेंस में हम लोग कोई इंटरमीडिएट पोजीशन यूज मतलब कंसीडर कर रहे हैं. इज इट क्लियर? समझ में आया ये चीज क्या लिखा है यहाँ पे? Yes. बाकियों को? Okay. So now we'll be seeing what happens in the different positions. So यहाँ पे at position A. So यहाँ पे लिख सकते हैं this is the position in which the free fall starts. Here the velocity of the body comma v is equal to how much? Yes or no? 0 होगा. मीटर पर सेकंड में 0 लिखते हैं. ठीक है, 0 होगा ए में. हाँ. हाँ सर. क्या लगता है 0 होगा कि और कुछ होगा? What is the value of v here? बोलो. हेलो, बाकी को सुनाई दे रहा है? So 0. ओके, अदर्स? काबिक, सर नवोदय? 0 ही होना चाहिए. क्यों 0 होगा? बिकॉज वो तब उसका जर्नी स्टार्ट हो रहा है, मतलब द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट. जब कोई कहीं पे तुम लोग जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो या फिर कोई बस से जा रहे हो, सो जब स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के जस्ट मोमेंट, just a fraction of second before start the journey, the vehicle starts moving, उसका velocity कितना होता है? उसका velocity 0. so similar is the case here because start of the journey वो rest में होता है. ठीक है, after that it starts moving, so that is why the velocity here will be 0. काबिक समझ में आ रहा है? हाँ सर. okay, so this will be 0. ठीक है, so यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी? we can say this 0. so therefore kinetic energy at A that will be equal to EK. क्या होगा? और यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्टली क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द काइनेटिक एनर्जी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस मतलब प्रीवियस सम. यहाँ पे हम लोग ने सम किया था ना एक, इफ यू रिमेम्बर, फॉर काइनेटिक एनर्जी का 2 सम किया था हम लोगों ने. वन सम वाज दिस वन, एग्जांपल 11.3. यहाँ पे क्या था? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब उस कोई भी टाइम में, ठीक है, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट जहां पे उसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड था, तब उसका काइनेटिक एनर्जी कितना था. बट यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट सम में क्या निकाला था? वी हैड फाउंड द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब वो 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर उसका स्पीड इंक्रीज हुआ था. सो इस इंक्रीज में कितने एनर्जी इंक्रीज हुआ वो हम लोगों ने निकाला था. सो दिस टू आर सेपरेट सिनेरियोस. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग दिस थिंग, मतलब वी आर कंसिडरिंग द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी. समझ में आ रहा है? तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए या फिर उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं. समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? Yes. Okay, so that is why we will be able Yes, sir. to use that formula directly. यहाँ पे half mu square mv square minus mu square half ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है. ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे. क्यों? बिकॉज वी आर ओनली कंसिडरिंग एट ए. ठीक है, ऐसा नहीं कि ए टू बी में कितना चेंज हुआ तब ऐसा करना पड़ता. ए वाला का लेते u,
वी बी वाला के लेते वी, सो वो अलग होता। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सो दिस विल बी 0। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी? इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? व्हाट विल बी ईपी? एनीवन? क्या होगा ईपी, क्या होगा? एनीवन, क्या लगता है ईपी का वैल्यू क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते? यूजिंग द हाइट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा? तो ये पोजीशन ए में कितना ऊपर में है? ग्राउंड से कितना ऊपर है? ये ऑब्जेक्ट, ये जो बॉल है, ये कितना ऊपर में है? बोलो, इसका वैल्यू कितना होगा? एनीवन, क्या लगता है? काबिक, क्या होगा इसका वैल्यू? हेलो, शाश्वती, क्या वैल्यू होगा? बोलो। सुनाई दे रहा है कि नहीं सबको? mgh। यस, एमजीएच। तो इतना टाइम क्यों लगा रहे थे? सिंपल सा बात है, बिकॉज नॉर्मल सा बात है, कोई ऑब्जेक्ट एज डिस्टेंस में है, ग्राउंड से एज डिस्टेंस के ऊपर है, सो ऑब्वियसली इट विल हैव द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एमजीएच। ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर? यस। तो यहाँ पे अभी क्या होगा? हियर द ऑब्जेक्ट is at a height of h from the ground। यहाँ पे हम लोग ग्राउंड को एज अ रेफरेंस ले रहे हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फिर लेवल ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं। सो इट इज एट अ एज ऑफ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट a, तो दैट विल बी इक्वल टू EP। सो EP कितना होगा? EP विल बी इक्वल टू mgh। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते थे? 10 टोटल मैकेनिकल एनर्जी at position A will be equal to EK plus EP। ये होगा ना? so that will be equal to how much? बोलो कितना होगा? ये तो 0 है और ये क्या है? mgh, so it will be mgh। समझ में आया? मतलब फ्री फॉल जब स्टार्ट होता है, तब फ्री फॉल के स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होता है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, पूरा जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, नॉट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कंपोनेंट 0 होता है उसमें। समझ में आया? सबको समझ में आया इतना तक? बोलो। हाँ बाकियों को? नवोदीप, ऋषिकेश, काव्यिक, समझ में आया? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अच्छा से समझो, इतना टफ भी नहीं। एग्जाम में आता है, हाँ, ये वाला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 5 मार्क का दे सकता है ये वाला प्रूफ, और 5 मार्क्स इजीली मिल सकता है तुमको। सो नाउ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इज द पॉइंट बी। पॉइंट बी में क्या है? पॉइंट बी में बहुत सारे चीज कंसिडर करना पड़ेगा, बस बिकॉज नाउ दिस ऑब्जेक्ट, ये जो बॉडी है, दिस हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी।
इट हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, है कि नहीं, उसके अंदर एक वैल्यू है. सो दिस v इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0. हाँ, सो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी तो 0 नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी सम पॉजिटिव वैल्यू, है कि नहीं. यहाँ पे और एक चीज घटेगा, क्या घटेगा यहाँ पे, ये देखो, हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं वी कंसीडर द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड. तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड क्या है, h माइनस एक्स है. सो यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ep विल बी इक्वल टू mg. डिस्टेंस h नहीं है, डिस्टेंस अभी है h माइनस एक्स, है कि नहीं. तो यहाँ पे क्या होगा, द ek विल बी एट दिस पोजिशन, द ek विल बी हाफ mv स्क्वायर, वेयर v इज द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट पॉइंट. सो इन दोनों को मिलाने के बाद यू विल गेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे ek 0 नहीं है. समझ में आया सबको? हाँ. It clear? Okay. So let us do for position B. So B position में कितना होता है वो देखते हैं यहाँ पे. So very interesting kind of proof. ये हम लोगों ने 11 में भी किया था. So at position B. ठीक है. So इस पोजीशन में क्या है, इस पोजीशन में you will observe certain important things कि इस पोजीशन में the height है. ठीक है, इस पोजीशन में क्या है, ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है. क्यों बड़ा है, बिकॉज यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा वहाँ पे थोड़ा सा मतलब अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ता है. सो लेट अस सी हाउ कैन वी डू दैट. सो यहाँ पे क्या होगा, एट पोजीशन बी तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा था, हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं दिस पोजीशन इज एट ए हाइट ऑफ व्हाट, हाइट ऑफ h माइनस एक्स फ्रॉम द ग्राउंड. बोल सकते हैं. Therefore potential energy of the body at B, EP. ठीक है, कितना होगा, होगा यस और नो. Yes. बाकियों को समझ में आया कैसे किया? हाँ सर. हाँ, अभी काइनेटिक हाँ, एनर्जी का सर. जो पार्ट है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है. क्यों क्रिटिकल है, बिकॉज वहां पे हम लोगों को एक्स के टर्म्स में वो वैल्यू निकालना पड़ेगा. मतलब जो हम लोगों को मिल रहा है, सो वहां पे हम लोग दूसरे लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हम लोग विल ट्राई टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को mgh मिला था, तो वी हैव टू ऑल्सो फाइंड द आंसर ep प्लस ek. यहाँ पे भी हम लोगों को क्या करना है, इस पोजीशन बी में भी हम लोग को mgh ही करना है. सो mgh कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे समथिंग मतलब ek से ऐसा कंपोनेंट आना पड़ेगा ताकि ये वाला पार्ट क्या हो जाए, h हो जाए. ठीक है, सो लेट अस डू दैट. सो यहाँ पे लिखेंगे लेट द बॉडी at B have a velocity v, है कि नहीं. सो अभी ये जो वेलोसिटी v है, व्हाट इज दिस वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज द फाइनल वेलोसिटी. उस पॉइंट में जो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, जो हम लोगों ने a में कंसीडर किया था, है कि नहीं. नाउ विल बी कंसीडरिंग द चेंज ऑफ डिस्टेंस, है कि नहीं. तो मतलब 0 से तो यहाँ पे लिख सकते हैं द बॉडी हैज मूव्ड फ्रॉम ए. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, u इक्वल्स टू
इनिशियल वेलोसिटी ए में था ना, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 था यहाँ पे, टू b, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी v आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ व्हाट, आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ x लिख सकते हैं। तो b पॉइंट में उसका वेलोसिटी v है, बट इनिशियली तो v नहीं था, इनिशियली क्या था उसका पास, उसका वेलोसिटी a पॉइंट में 0 था। तो a टू b जब आया तब हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को मिला कि b में जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है और इनिशियल वेलोसिटी a में था u इक्वल टू 0। सो 0 से v तक कितना डिस्टेंस कवर किया उसने ये स्पीड अटेंड करने के लिए, इट हैज कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ x। समझ में आ रहा है? नाउ यहाँ पे हम लोग को पता है, वी नो फ्रॉम द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऐसा एक चीज बोलो जहां पे हम लोगों के पास ये दिस इज नथिंग बट s है कि नहीं, डिस्टेंस मतलब s। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे u है, यहाँ पे v है, और ऑब्वियसली नीचे अगर गिर रहा है तो g भी होगा। सो ऐसा एक फॉर्मूला बताओ जहां पे हम लोगों के पास क्या था, वी हैव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फॉर्मूला था बोलो? x equals to v square minus u square by 2g। बाई 2g, ये फॉर्मूला कहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ जो नॉर्मल फॉर्म था, ऑल्टर्ड फॉर्म नहीं। Twice as equals to v square minus u square। Yes, twice as equals to v square minus u square. Yes, that is right. That is the formula. So twice as equals to v square minus u square. यही था ना? बाकियों को याद है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला याद है? काव्यक, ऋषिकेश, नवोदीप फॉर्मूला कभी देखा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सो यहाँ पे इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो हम लोग को क्या चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए, है कि नहीं? जैसे हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली क्या चाहिए, वी हैव टू हैव वी स्क्वायर, ठीक है? बिकॉज यू स्क्वायर तो हाफ एम यू स्क्वायर तो ऐसे भी 0 ही होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था। सो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर जब लिखेंगे इस पोजीशन में, इसका वेलोसिटी v है, सो फॉर दैट वी नीड वी स्क्वायर। सो यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है? सो क्या लिखेंगे, वी कैन राइट वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस प्लस यू स्क्वायर, लिख सकते हैं। अभी मुझे बताओ यहाँ पे जो वी स्क्वायर का वैल्यू होगा, यहाँ पे ए के जगह में क्या लिखेंगे बोलो, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? विल इट रिमेन ए और विल इट बिकम समथिंग एल्स? हाँ, ए ही रहेगा फिर और कुछ हो जाएगा बोलो? और कुछ हो जाएगा। हाँ, तो उसका नाम क्या है बोलो? हाँ, जी। यस जी, बिकॉज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होता है, उसमें क्या होता है, वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है, दैट इज टुवर्ड्स द डाउनवर्ड्स में होता है, ठीक है? उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होता है ना। एफ ऑफ जी का जो ए वाला कंपोनेंट है, तो वहां पे ए क्या हो जाता है, जी हो जाता है, ठीक है? एफ ऑफ जी मतलब एम इंटू ए, force equals to mass into acceleration, but this acceleration is due to gravitation, so that is why it is called mg, ठीक है? सो यहाँ पे g के जगह में, a के जगह में g लिख सकते हैं, यहाँ पे s लिख सकते हैं, और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है 0,
जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। समझ में आ रहा है? सो व्हाट विल बी v स्क्वायर? v स्क्वायर विल बी इक्वल टू ट्वाइस gs। ओ सॉरी, और एक चीज है, यहाँ पे s के जगह में क्या लिखेंगे? s नहीं लिखेंगे, क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ s, है कि नहीं? हाँ, ये होगा ना। s का मतलब क्या? डिस्टेंस का वर्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो a से b तक जब आया, इट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ x। यस और नो? हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ s। इस फॉर्मूला में जो s सिंबलाइज कर रहा है वो x होगा इस केस में। सो वी कैन राइट हियर x। सो 2gx, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2gx। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे लिख सकते हैं हियर a इक्वल्स टू g एंड s इक्वल्स टू x। समझ में आया? सो ये वाला हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे? विल बी यूजिंग काइनेटिक एनर्जी। देखो, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, उसका फॉर्मूला एक ही है, दैट इज हाफ mv स्क्वायर एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट और एनी पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, जब तुम लोग डिफरेंस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल रहे हो, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो, तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, एक्चुअली तुम लोग को ये मैंने लिखा था यहाँ पे। एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ई के एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंस इन ई के। सो दिस इज डेल्टा ई के बोला जाता है इसको। सो दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। समझ में आया? ये दो चीज। हाँ, बट इज डेल्टा ई के। डेल्टा ई के इज नथिंग बट चेंज। चेंज को हम लोग डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा ई के इज हाफ एम ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर इसको तुम हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? हाँ। बाकियों को समझ में आया ये चीज? हाँ सर। Yes, sir. नवदीप? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे कौन सा वाला निकाल रहे हैं? ये वाला निकाल रहे हैं, मतलब कोई भी एक पॉइंट में या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम में उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। सो वी विल बी फाइंडिंग दिस, नॉट दिस। ठीक है, सो लेट अस फाइंड दैट। तो यहाँ पे कितना होगा? तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट बी कितना होगा? ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो व्हाट इज हाफ एम वी स्क्वायर? सो हाफ एम तो सेम ही रहेगा, वी का वैल्यू कितना है? 2gx। सो 2gx होल स्क्वायर, और नहीं, होल स्क्वायर नहीं होगा, वी स्क्वायर का ही तो वैल्यू है ये। दिस इज वी स्क्वायर, है कि नहीं? सो 2gx ही होगा। ठीक है, ये सब गलती मत करना। हाँ, थोड़ा सा अगर मतलब ध्यान नहीं दोगे तो गलती हो जाएगा। ओके, सो 2 कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट विल बी लेफ्ट विथ? विल बी लेफ्ट विथ mgx। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? thus the total mechanical energy at point B is equal to how much? EP plus EK। अभी जो EP plus EK है वो क्या है? अल्टीमेटली EP का वैल्यू क्या था हम लोगों के पास? वी हैड EP इक्वल्स टू mgh माइनस x। सो mg ब्रैकेट में h माइनस x प्लस EP का वैल्यू क्या था? mgx। सो नाउ लेट अस ब्रेक दिस। तो mgh, ये mg दोनों में डिवाइड हो जाएगा। सो mgh मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, mgh माइनस mgx।
और यहाँ पे प्लस mgx, कितना मिला mgh पॉइंट बी में भी। हाँ बाकियों को समझ में आया बी पॉइंट का? Yes, sir. हाँ sir. Okay, so this was at Yes, position sir. B. Now let us see what happens at position C. ठीक है, मतलब स्टार्ट ऑफ द जर्नी, एट द एंड ऑफ द जर्नी एंड एट द इन बिटवीन द जर्नी। ठीक है, तुम तीन सिनेरियोस को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, और तीनों को दिखा रहे हैं। तीनों केसेस में हम लोग का क्या होता है, पोटेंशियल तुम्हारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रहता है। ठीक है, सो लेट अस सी द लास्ट वन mg। यहाँ पे तुम्हारा लास्ट में क्या है, हाँ वहां पे भी दिखाएंगे, उसका टोटल एनर्जी mgh ही रहेगा। ठीक है, सो एट पोजीशन सी। अभी एक बात बताओ, हम लोग जो यहाँ पे सी का मतलब डिस्टेंस जो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग वो नीचे गिरने के बाद वाला नहीं कर रहे, हम लोग उस हाइट को रीच करने के बाद जो होता है वो वाला कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच करता है, जस्ट स्टार्ट ऑफ मतलब जब टच किया उसने, ठीक है, हम लोग सी को उस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, द मोमेंट इट रीचेस दैट हाइट, हाँ हाइट को रीच करने के बाद तो क्या होगा, वो रुक जाएगा ना, या फिर बाउंस करके रुक जाएगा, दैट इज नॉट फॉर कंसर्न। बट जब वो जीरो लेवल मतलब ग्राउंड लेवल को टच करता है, जस्ट एट द पोजीशन वेयर इट इज टचिंग, तब उसका वेलोसिटी जीरो नहीं होता है, उसका वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट होता है। यस और नो? जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को टच करता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। ये मैंने बोला था तुम लोगों को लास्ट क्लास में, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ सो विल बी कंसिडरिंग दैट मोमेंट। ठीक है, जिस मोमेंट पे वो ग्राउंड को टच करता है, टच करने के बाद वो रुक जाता है, वो उसके बाद वाला हम लोग नहीं कंसिडर करना। मतलब जब टच मतलब व्हेन इट्स हाइट बिकम्स जीरो, फर्स्ट टाइम जब उसका हाइट जीरो होता है तब वो वेलोसिटी में होता है, उसका सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी होता है उसके बॉडी में। ठीक है, इन द एंटायर जर्नी फ्रॉम ए टू सी, दिस एंटायर जर्नी, यहाँ पे v इज द मैक्सिमम और यहाँ पे v इज जीरो, है कि नहीं? और यहाँ पे v समवेयर इंटरमीडिएट। ठीक है, एवरेज बोल सकते हो यहाँ पे, इट हैज एवरेज स्पीड हियर एट द मिडल। यहाँ पे मतलब स्पीड जितना नीचे जाते हो तुम्हारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो सपोज दिस इज v1, दिस यहाँ पे और एक डिस्टेंस अगर लेंगे तो यहाँ पे सपोज v1 v2 v3, यहाँ पे अगर ऐसा लगे यहाँ पे v4 ये वाला है, इफ दिस इज v3, सो यहाँ पे किस ऑर्डर में होगा वेलोसिटी? हाँ बोलो किस ऑर्डर में होगा? हियर वी कैन से v, यहाँ पे दिस इज v0, सो v0 इज लेस देन v1 इज लेस देन v2 इज लेस देन v3 इज लेस देन v4, ऐसा ही होगा ना? समझ में आ रहा है? हाँ हाँ बाकियों को क्या लगता है, ऐसा ही होगा? ये मैंने दिखाया था ना तुम लोगों को एक बार किसी चैप्टर का एक्सप्रेशन में, होपफुली फ्री फॉलिंग जब पढ़ रहा था तब समझा था ना ये चीज, ग्रेविटेशन चैप्टर में। हाँ बाकियों को याद है? हाँ sir. नवोदय ऋषिकेश याद है? हाँ sir. ओके, सो फ्री फॉलिंग के केस में स्टार्ट ऑफ द जर्नी में वेलोसिटी इज द मिनिमम, मिनिमम मतलब जीरो होता है, धीरे धीरे वो उसका स्पीड बढ़ता जाता है, और जब वो टच करता है ग्राउंड को, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब जब व्हेन इट इज टचिंग द ग्राउंड इट हैज द मैक्सिमम वेलोसिटी व्हिच इज v4, ये वाला। तो इसी को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो लेट अस सी। बहुत लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बोलते हैं हाँ वो नीचे जाकर तो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, उसका हम लोग क्यों वेलोसिटी ले रहे हैं, वो वेलोसिटी भी तो जीरो होगा। नहीं होगा, हम लोग जब हाइट को कंसिडर करेंगे वो हाइट में जब फर्स्ट टाइम आएगा, व्हेन इट्स हाइट बिकम्स जीरो, जब उसका हाइट जीरो हो जाएगा तब उसका वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, एट दैट वेरी मोमेंट इट विल हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी। हाँ, जीरो होने के बाद उसका
वेलोसिटी हो सकता है बंद हो जाए, वो जीरो में आ जाए, स्टॉप हो जाए, बट व्हेन इट टचेस द ग्राउंड इट हैज द हाईएस्ट वेलोसिटी. सो यहाँ पे क्या करेंगे, एट पोजिशन सी वी कैन राइट सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, this position is at the ground level. This position is at the ground level, that is h equals to 0, है कि नहीं. So therefore potential energy of the body at C कितना होगा, EP is equal to mgh. So that is equal to mg into 0. So that is equal to 0, है कि नहीं. EP 0 हो जाएगा. Also when the body reaches the ground level, its velocity is maximum. So maximum कितना होगा, suppose it is यहाँ पे maximum, let it be what, let it be Vmax. ठीक है, हम लोग Vmax लेते हैं यहाँ पे, Vmax ले सकते हैं यहाँ पे in this case. So यहाँ पे और एक चीज ध्यान देने लायक है, जब हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वी आर कंसिडरिंग द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन. तो यहाँ पे इनिशियल क्या होगा, इनिशियल वो पॉइंट ए ही होगा. समझ में आ रहा है. सो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिखा था, द बॉडी हैज मूव्ड, अभी क्या होगा, द बॉडी हैज नाउ मूव्ड a distance of how much, a distance of h from A to C. समझ में आ रहा है, फिर ऐसे लिख सकते हैं from position A to position C. So position A वाला क्या होगा, initial velocity will be equal to initial velocity u, because we are considering position A as the initial point. So u equals to 0 मीटर पर सेकंड लिख के 0 होगा. Move from position A to position C. पोजीशन सी में फाइनल वेलोसिटी क्या है, ठीक है. सो पोजीशन सी बाय कवरिंग, यहाँ पे एक चीज लिखा था ना, आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, बोलो. आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, कोई बोल सकता है. हाँ कितना होगा, कितना होगा बोलो, सरस्वती कितना होगा, h. ऑब्वियसली h, यहाँ पे तो लिख ही दिया है. सो आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ h, ठीक है. सो ये अभी हम लोग का देखो, अभी हम लोग के पास u है 0, v है v max, ठीक है, और
एच का वैल्यू क्या, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, यहाँ पे एस का वैल्यू है एच, ठीक है। सो यहाँ पे ये सेम चीज यहाँ पे फिर से लिखेंगे, वी नो फ्रॉम द इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होगा मेरे पास, इसी चीज को फिर से लिख लेते हैं। सो यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बट यहाँ पे u भी 0 होगा, यहाँ पे v का वैल्यू क्या होगा, v का वैल्यू हो जाएगा v मैक्स हो जाएगा, ठीक है, v मैक्स होल स्क्वायर। सो अभी वी विल हैव सम चेंजेस हियर, यहाँ पे gx तो होगा ही, यहाँ पे x के जगह में क्या लिखेंगे बोल सकते हो कोई, बिकॉज यहाँ पे s का वैल्यू है h, सो विल हैव यहाँ पे h, ठीक है, मिलेगा। तो v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, होगा कि नहीं बोलो, इज इट क्लियर? Yes. यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे यार v इज इक्वल टू v मैक्स, now it makes sense. So this is the formula, v max square is equal to 2gh। समझ में आया सबको क्या किया यहाँ पे? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, v स्क्वायर हम लोग को मिल गया। सो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे हम लोग को अभी क्या निकालना है, अभी हम लोग को v स्क्वायर यूज करके काइनेटिक एनर्जी निकालना है। सो वी कैन से therefore the kinetic energy of the body at c comma ek is equal to half mv square। so we can write half mv square as half m v max square, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, कोई काम करते हैं यहाँ पे, इसको इस साइड में लेकर अच्छा होगा। सो अभी बोलो, अभी क्या होगा यहाँ पे, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू हाफ एम इंटू दिए वाला वैल्यू वी स्क्वायर, वी मैक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2gh, मिला mgh। अल्टीमेटली क्या होगा, therefore total, thus total mechanical energy सो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर जो था, वी मैक्स का वैल्यू क्या था, वी मैक्स का वैल्यू था तुम्हारा gh, है कि नहीं, 2gh था। सो 2gh को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और 2 कैंसिल हो गया, सो अल्टीमेटली आंसर कितना मिला, mgh मिला। सो पॉइंट सी में द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना होगा, एट पॉइंट सी इज इक्वल टू EP प्लस EK। सो EP कितना था हम लोगों का यहाँ पे, इफ यू सी केयरफुली, EP यहाँ पे था 0, सो आई कैन राइट हियर 0 प्लस ये क्या कितना निकला, ये EK था ना, सो EK का वैल्यू कितना था निकला mgh, सो विच इज इक्वल टू mgh, मिला। तीनों लेवल्स में सेम आंसर मिला कि नहीं बोलो, पॉइंट सी में कितना निकला था, पॉइंट ए में निकला था mgh, पॉइंट बी में भी mgh EP प्लस EK,
और पॉइंट सी में भी mgh ही निकला है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकता है लास्ट में, thus we can see that the sum of potential energy and kinetic energy of a freely falling body at all points during its journey remains same. So यहाँ पे और एक चीज देखते हैं, in other words the mechanical energy of a body remains constant under the force of gravity. समझ में आया? Under the force of gravity alone. अलोन का मतलब क्या है? अगर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रहे हैं, अभी बीच में अगर एयर फ्रिक्शन को भी कंसिडर कर लोगे, कोई दूसरा टाइप का फोर्स को भी कंसिडर कर लोगे, तब नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जब हम लोग जी लिख रहे हैं, जी स्पेसिफिकली इट्स अ स्टैंडर्ड वैल्यू। सो कोई भी चीज अगर फ्री फॉल कर रहा है, उसमें जी का वैल्यू 9.8 नहीं भी हो सकता, कम भी हो सकता है। क्यों कम होगा? बिकॉज देयर आर अदर फैक्टर्स टू। एयर फ्रिक्शन हो सकता है, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा हुआ, वाटर वेपर का फ्रिक्शन ज्यादा हो सकता है। सो ऑल दोस थिंग्स ऑल्सो कम इन टू प्ले। एटमोस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है। सो ऑल दोस थिंग्स actually come into play and can reduce the value of g. समझ में आ रहा है? So g may not, the acceleration may not be equal to the standard value of g. So इसलिए यहाँ पे हम लोग ने इस लाइन को लिखा है, ग्रेविटी अलोन। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? ये प्रूफ नहीं था, डिराइवेशन काइंड ऑफ प्रूफ ही था एक्चुअली, शो था यहाँ पे। समझ में आया? हाँ। किसी को डाउट इस प्रूफ में? नवोदीप, काव्यक, डाउट है इसमें? तीनों पोजीशन का एनर्जी, टोटल एनर्जी कैसे निकाल, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं, बोलो। हाँ सर। Yes, sir. कॉपी में जब लिखोगे अच्छा से देखना। हाँ, ऋषिकेश समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, सो अच्छा से कॉपी में जब लिखोगे समझ के करना, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, बहुत सिंपल सा, डायग्राम के साथ मिलाना, ट्राई टू मैच इट विद द डायग्राम, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ लेट अस क्विकली सी द तुम्हारा जो क्या बोलते हैं वहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी सेम, वो 4th मीटर में कितना होगा, 3 मीटर में कितना है, ये सब हम लोग का निकालने के लिए दिया था यहाँ पे। सो यू कैन डू रीड दिस एक्टिविटी एज वेल, इस काइंड ऑफ ए सिमिलर। ये निकालना बहुत टफ है, इतना इजी नहीं है। यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन फाइंड द वैल्यू, ठीक है। वैल्यू मिला के यू कैन फाइंड द कैलकुलेशन, ठीक है। तो ट्राई करना, तो ये वाला टेबल ट्राई टू फिल इट अप, नेक्स्ट क्लास में दिखाना बुक में, आई विल सी, ठीक है। जस्ट कैलकुलेशन करना है तुम लोग को एक्चुअली, ऐसे तुम्हारा वैल्यू निकालना नहीं है, कैसे कैलकुलेट करो नहीं कर पाओगे ना, एक्चुअली फिजिकल मेजरमेंट्स नहीं ले सकते, बट यू कैन डायरेक्टली यूज अ फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है?
So try to fill it up and check whether all these values come as the same. समझ में आया? एग्जाम में दे सकते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। समझ में आया? बाकी सबको समझ में आया ये चीज? क्या क्या करोगे यहाँ पे? टेक इट एज अ होमवर्क। हाँ हाँ, समझ में आया? हाँ। ओके, Yes. कॉपी में भी कर सकते हो if you want. ओके, सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, छोटा सा ही है, पहले समझा देता हूँ यहाँ पे। सो विल ऑल्सो सी, ये नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा तुम लोगों को जब हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ेंगे। ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर तुम लोगों के पास, इसलिए थोड़ा ये इस वाला चैप्टर का कॉन्सेप्ट चाहिए। सो इलेक्ट्रिकल पावर जो हम लोग का घर का करंट का यूनिट है वो भी दिखाएंगे कैसे कैलकुलेट किया। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, सो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? अभी एनर्जी या फिर हम लोग कोई एनर्जी यूज करते हैं, जैसे तुमने घर में बल्ब जलाया है। ठीक है, सो अगर तुमने एक बल्ब जलाया घर में तब क्या होगा? इफ वी लाइट ए बल्ब देन वी आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी। बोल सकते हैं, है कि नहीं? बोल सकते हैं? अगर तुम लोग घर में बल्ब का स्विच ऑन करोगे तब क्या होगा? कैन वी से दैट वी आर यूजिंग कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी? बोल सकते हैं? हाँ। बाकियों को क्या लगता है? जब घर में बल्ब जलाओगे तब क्या होगा? इफ यू लाइट ए बल्ब, इफ यू लाइट ए बल्ब आफ्टर टर्निंग द स्विच, ऐसा होता है ना सर्किट डायग्राम में। क्या होगा? ये बल्ब जलेगा। दैट मीन्स व्हाट? पावर सप्लाई से certain amount of energy is getting used, it is getting used in lighting up the bulb. ठीक है, that means we are consuming energy. What kind of energy? यहाँ से क्या एनर्जी फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कर रहा है। yes or no? समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ सर। सो हम लोग अगर उसी एनर्जी कंजम्पशन को, सपोज वी आर कंज्यूमिंग 20 जूल, नॉट 20 जूल, 20 जूल बहुत ज्यादा हो जाता है। सपोज वी आर कंज्यूमिंग 0.2 जूल्स टू लाइट दिस बल्ब। ठीक है, तो 1 सेकेंड बल्ब जलने में तुम्हारा 0.2 जूल्स जा रहा है। सो वी कैन फाइंड द रेट ऑफ कंजम्पशन। जैसे मैं अगर इस बल्ब को जलाने के लिए 0.2 जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूं, सो वी कैन फाइंड द रेट एट विच वी आर कंज्यूमिंग एज 0.2 जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड भी निकाल सकता हूँ, पर आवर भी निकाल सकता हूँ। सो पर सेकेंड में अगर निकालूंगा, सो आई विल गेट समथिंग रेट। रेट पता है ना, मैंने तुम लोगों को बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट कैसे निकालते हैं? रेट के लिए एक डिनोमिनेटर में एक फैक्टर आ जाता है, दैट इज टाइम। ठीक है, टाइम आता है ना डिनोमिनेटर में। रेट ऑफ एनीथिंग, सपोज यू वांट टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद टाइम, सो टाइम डिनोमिनेटर में आएगा। सो यहाँ पे अगर हम लोग रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी अगर वो हम लोग निकालते हैं, सो वी विल बी एबल टू, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी को क्या क्या लिख सकते हैं? वी कैन से इट इज इक्वल टू ई बाई टाइम, है कि नहीं? बोल सकते हैं? कैन वी से दैट एनर्जी बाय टाइम? हाँ, यस। बाकियों को क्या समझ में नहीं आ रहा है? नवदीप, काव्य, ऋषिकेश, समझ में नहीं आ रहा है हाँ सर। तो बोलो हाँ या ना बोलो अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी कैन बी रिटन एज ई बाई टाइम। तो
एनर्जी बाय टाइम अगर निकालेंगे सो वी विल बी एबल टू फाइंड द रेट एट विच द एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड। अभी यहाँ पे मैं एक चीज पूछूंगा तुम लोगों को, एनर्जी कंजम्पशन करके क्या कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली डूइंग वर्क, बिकॉज एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन या फिर यूजेज बोल सकते हो, और यूजेज क्यों किया जाता है? दैट इज बिकॉज ऑफ डूइंग वर्क। हाँ, यही होता है ना? होता है कि नहीं, बोलो। हाँ। दैट इज वाई एनर्जी का और वर्क का यूनिट सेम है, बिकॉज एनर्जी, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और काम जब करोगे तब एनर्जी यूज होगा। सो बोथ ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, मतलब इंटरलिंक्ड, दे आर इंटरलिंक्ड। सो दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन से दैट दिस इज द, मगर जितना रेट निकालोगे एनर्जी कंजम्पशन का वही रेट तुम्हारा काम का भी होगा। ठीक है, दैट मीन्स यू कैन से दैट द रेट ऑफ एनर्जी यूजेज, एनर्जी कंजम्पशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अभी जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको पावर कहा जाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में, साइंटिफिक टर्म्स में क्या कहा जाता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इज कॉल्ड पावर। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। हम लोग इसे बोलते हैं पावर कंजम्पशन बोलते हैं। पावर कट हो गया, सुना है ना ये चीज, पावर कट। पावर कट सुना है? पावर कट सुना है कभी? हाँ। व्हाट इज हाँ पावर सर। कट? पावर कट होता क्या है, बोलो। पावर कट क्या होता है, बोलो। ऋषिकेश, पावर कट क्या होता है? बोलो, पावर कट क्या होता है? ऋषिकेश, व्हाट इज पावर कट? सुनाई दे रहा है? बोलो, इतना डरते क्यों हो? इतना तो समझ में नहीं आ रहा है, बोलो। पावर कट क्या होता है? ऋषिकेश, व्हाट इज पावर कट? इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हो, क्या हुआ? सर इलेक्ट्रिसिटी जाना। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जाना। मतलब पावर का मतलब क्या है यहाँ पे? वी आर कंसिडरिंग दिस पावर, यहाँ पे एक वर्ड हम लोग नहीं बोलते, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। यस और नो? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं ना। इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या है? नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस पार्ट। इलेक्ट्रिकल पावर, पावर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब है we are consume, there is a rate with which we are consuming, the rate of consumption of, rate of using electricity बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ये जो रेट, जिस रेट में हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग अभी नहीं कर पा रहे, सो इसलिए बोलते हैं कट हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर कट हो गया, मतलब इट इज नॉट अवेलेबल फॉर यूजेज। दैट मीन्स वी आर नॉट गेटिंग द proper amount of electric energy which we can use at a certain rate. So that is why we can say electrical power चले जा रहा है, so it is getting cut, so it is not available. ठीक है, so यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो भी एक काइंड ऑफ एनर्जी का कंजम्पशन का यूनिट ही है, रेट ही है। ठीक है, so हम लोग जो बिजली का बिल देते हैं, कभी देखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा है किसी ने? इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा है हाँ कभी? सर। इलेक्ट्रिसिटी बिल में एक कॉमन वर्ड मिलता है जिसको यूज करके तुम्हारा बिल का अमाउंट सेट कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट। कभी सुना है यूनिट? यू विल फाइंड दिस वर्ड इन द
इलेक्ट्रिसिटी बिल, वहां पे लिखा होता है यूनिट्स कंज्यूम्ड, सुना है कभी ये वर्ड, देखा है कभी एनीवन? हाँ सर। सरस्वती देखा है? हाँ नवदीप देखा है कभी करंट का बिल में यूनिट्स कंज्यूम्ड? Yes, sir. तो इसी को, जैसे तुम्हारा यूनिट का एक दाम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हर एक यूनिट के लिए तुम्हें 5 रुपए पे करना पड़ेगा। सो सपोज यू हैव कंज्यूम्ड सम 60 यूनिट्स इन अ पर्टिकुलर मंथ, तो क्या किया जाता है, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है इसके साथ एंड यू गेट ए वैल्यू। सो ₹300 का बिल आ जाएगा। उसके साथ कुछ और भी ऐड किया जाता है, जैसे इतना इतना यूनिट्स तक तुम्हारा इतना रेट होगा, इतना इस यूनिट्स के बाद तुम्हारा 120 यूनिट्स के बाद तुम्हारा रेट अलग हो जाएगा। सो उसको मिला के यू विल गेट अ टोटल करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल हर एक महीने का मंथली बेस में मिलता है, जो लोग पोस्टपेड यूज करते हो ऑब्वियसली। और जिन लोगों को पोस्टपेड यूज नहीं करते वो लोग का रिचार्ज होता है, मतलब प्रीपेड सिस्टम में रिचार्ज होता है। सो वहां पे भी यूनिट्स का ही कॉन्सेप्ट है, तो यूनिट्स एक्चुअली मेजर किया जाता है, ठीक है। बट सो व्हाट इज दिस यूनिट? यूनिट इज नथिंग बट the amount of current and amount of electrical energy per hour consumed per hour, ठीक है। ठीक है, तो उसको निकालते कैसे, डिवाइड करके नहीं निकालते, वहां पे एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, पर आवर के हिसाब से। तो उसको एक यूनिट होता है, उसका वाट होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वाट को हम लोग ऐसे निकालते हैं, वाट हम लोग देखेंगे अभी वाट क्या होता है। सो दिस यूनिट जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल में देखते हैं, दिट इज नथिंग बट किलोवाट आवर। किलोवाट आवर अभी क्या होता है, वाट क्या होता है वो पहले देखते हैं, ठीक है। ये यूनिट कभी देखा है तुम लोगों ने? तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट करंट में था, करंट के टर्म्स में। ये देखा है कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल में? ये देखा है K स्मॉल हाँ लेटर, W कैपिटल लेटर, H स्मॉल लेटर। दिस K इज फॉर किलो, जो किलोमीटर में जो किलो होता है वही वाला 10⁻³ इसका मतलब अलग है, दिस इज द नॉर्मल आवर, ठीक है। एक घंटा जो होता है 3600 सेकेंड्स, तो ये वो वैल्यू है। तो ये W क्या है? W इज द पावर, ठीक है। सो देखते हैं कैसे निकलता है W इज द वैल्यू। सो सिंपल टर्म्स में अगर लिखेंगे तो इसी डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखना है, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स पावर इज इक्वल टू, सॉरी पावर इज, नीचे लिखता हूँ, पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, ओके। दैट इज, पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है? पर मतलब डिवाइडेड बाय, सो वी कैन सी P इज इक्वल टू W बाई T, ठीक है। W का मतलब क्या है? वर्क डन बाय टाइम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, so that is equal to P is equal to W by T, small t, ठीक है। तो ये है इसका डेफिनेशन, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी पावर का भी एक यूनिट, खुद का यूनिट है, ऐसा यूनिट है बिकॉज इट वाज एक्चुअली फाउंड बाय ए साइंटिस्ट। सो पावर का क्या है, इसका भी यूनिट होता है, ठीक है। सो लेट अस सी द SI यूनिट ऑफ पावर। SI unit of power. So what is the SI unit of power? If we see, so the SI unit of power is known as watt.
पावर इज व्हाट? जेम्स वाट का नाम सुना है? सुना है जेम्स वाट का नाम? हाँ सर सुना है। क्या बनाया था उन्होंने? इतना छोटे से पढ़ के आ रहे हो ये चीज, क्या बनाया था शाश्वती? व्हाट डिड ही इन्वेंट? हिज मोस्ट फेमस इन्वेंशन? शाश्वती याद है? दिस इज फ्रॉम अ जनरल Steam नॉलेज. engine. यस, स्टीम इंजन. यस, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन. तो स्टीम इंजन वाज a brilliant example of how you can utilize the energy of coal. ठीक है, कोल यूज करके कितना स्पीड से तुम जा सकते हो. ठीक है, सो उसमें एक टर्म यूज होता था हॉर्स पावर. सुना है ना? अभी भी गाड़ियों में यूज होता है, हॉर्स पावर यूज होता है. हॉर्स पावर सुना है? हाँ सर। हाँ, तो ये जो हॉर्स पावर, ये जो टर्म है, ये स्टीम इंजन के टाइम में कॉइन किया गया था. और उस हॉर्स पावर, जो पावर का कॉन्सेप्ट है, पावर का कॉन्सेप्ट जेम्स वाट ने दिया था कि मैं अगर एनर्जी को यूज करूंगा, सॉरी स्टीम एनर्जी नहीं होगा, स्टीम इंजन होगा, तो जितना एनर्जी मैं यूज करूंगा, हॉर्स पावर हैड अ सर्टेन वैल्यू. सपोज सिमिलरली, तो ये जो वाट था, ये उस पावर का कॉन्सेप्ट से है. दिस पावर इज एक्चुअली इन वाट. तो हॉर्स पावर इज अ सर्टेन वैल्यू ऑफ वाट. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक्चुअल जो वैल्यू होता है, इसको एचपी भी कहा जाता है. एचपी, सो 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट. ये तुम लोग को पता नहीं होगा शायद. तो दिस इज 746 वाट टू बी प्रिसाइज. सुना है? गाड़ियों में भी यूज होता है आजकल हॉर्स पावर. तुम्हारा कितना मतलब पावरफुल है मशीन, इंजन कितना पावरफुल है, उसके लिए क्या होता है, हॉर्स पावर को यूज किया जाता है एज ए यूनिट. ठीक है, सो ये वाट का डेफिनेशन इसलिए, तो जेम्स वाट जो आ रहा है नाम, ये जेम्स वाट के जो सरनेम से है वैसे आ रहा है. जैसे आइजैक न्यूटन के नाम से न्यूटन लिखा गया है, सिमिलरली जेम्स वाट के जो नाम से वाट को एज एन एसआई यूनिट लिखा गया. सो व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ वाट? वाट कितना होता है? इफ यू हैव टू सी, सो 1 वाट इज इक्वल टू कितना होगा? एनर्जी है ना. अगर पावर का 1 वाट है, सो आई कैन से 1 जूल. फॉर्मूला क्या था? वर्क डन बाय टाइम. तो वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट जूल है. और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? 1 सेकेंड है. सो आई कैन राइट 1 जूल per second. So this W can be written as 1 watt is equal to 1 joule per second. ठीक है, समझ में आया? समझ में आया सबको? हाँ. सो एग्जाम में आ सकता है व्हाट, डिफाइन 1 watt. डेफिनेशन ऑफ 1 watt. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 watt? तो सिंपल भाषा में 1 watt power is defined as the power produced when 1 joule of work is done for 1 second. इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 1 जूल ऑफ वर्क करेगा 1 सेकेंड में, तो उसका वाट कितना होगा, कितना पावर, वो उसका कितना एफिशिएंसी होगा, कितना पावर होगा, पावरफुल होगा. वी कॉल दैट 1 वाट. ठीक है, समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ.
सो ये था हम लोगों का डेफिनेशन। अभी हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे वी आर हैविंग तुम्हारा यहाँ पे भी दिया है 1 वाट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। ये भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। 1 वाट का डेफिनेशन। 1 न्यूटन क्या होता है, 1 जूल क्या होता है, ये सब सीखना, ठीक है, एग्जाम में आता है। डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, डिफाइन 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल ऑफ वर्क डन, तो का कैसे लिखोगे, ठीक है। सो उसको लिखने के लिए यू नीड टू लर्न द डेफिनेशन एज वेल, ठीक है। डेफिनेशन फॉर्मूला से ही निकलता है, सो फॉर्मूला अच्छा से देखना, स्पेशली एसआई यूनिट्स का, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तुम लोग के यहाँ पे नहीं दिया है, सपोज मैं यहाँ पे एक चीज लिखा देता हूँ यहाँ पे, देयर इज अ थिंग कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सो एनर्जी की यूनिट तो जूल होता है, बट कमर्शियली जूल यूज नहीं करते, कमर्शियली कोई वाट के टर्म्स में लिखते हैं उसको, ठीक है। सो कैसे लिखा जाता है, वी कैन से वी पे इलेक्ट्रिसिटी बिल in terms of energy units। यहाँ पे यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर, सो इट इज कॉल्ड किलो वाट आवर। एक साथ में पर आवर नहीं, हाँ, किलो वाट आवर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 किलो वाट मल्टीप्लाइड विथ 1 आवर, ठीक है। सो ये आया कहां से, देखो एनर्जी कैसे आ रहा है। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी हैव पावर इक्वल्स टू पावर कॉमा पी इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, है कि नहीं। ये स्मॉल टी, ये कैपिटल ई। अभी मुझे बताओ, अगर मैं यहां से एनर्जी निकालूंगा तो कितना होगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई, ई क्या होगा, कैन आई राइट ई इक्वल्स टू पी इंटू टी, हाँ हाँ। सो यहाँ पे पी का यूनिट हो जाता है किलोवाट, ठीक है, और टाइम हो जाता है किसमें, आवर में। समझ में आ रहा है। और एनर्जी का होता है 1 यूनिट। सो 1 एनर्जी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में, which implies 1 energy unit is equal to 1 kilowatt, this is the power, यही वाला वैल्यू, और टाइम क्या होगा 1 आवर, 1 HP लिखा जाता है इसको, so that is equal to 1 kilowatt hour। समझ में आया, is it clear। ऐसा यूनिट नहीं है, किलोवाट आवर इज नॉट द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी ऑब्वियसली। सो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, सो प्लीज नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, किलोवाट आवर is a unit of energy and not power, okay, very important point, ध्यान देना। समझ में आया, is it clear। हाँ। तो ये कैसा आया, समझ में आया। तो एनर्जी एक तुम्हारा जो एक यूनिट होता है, करंट का जो एक यूनिट होता है, हम लोग जो जिसके लिए पे करते हैं, एक्चुअली उसको एक एनर्जी यूनिट या फिर एक यूनिट भी बोला जाता है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर इसको अच्छा से पढ़ोगे, नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर ही है तुम लोगों को, सो विल बी स्टडिंग दिस इन डिटेल।
So this is how the rate of energy works. So let us see now some sums. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं. तो कमर्शियल यूनिट को ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया है. सो यहाँ पे इसलिए देखो 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर. सो लेट अस सी सम सम्स. बहुत इजी सम्स है इसका. सो लेट अस सी, जल्दी देख लेते हैं. कराऊंगा नहीं, बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो पहला वाला सम देखो. इट इज फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइंब. न्यू वेट है तो वेट का मतलब mg. mg का वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं. वेट ऑफ गर्ल मतलब mg. क्लाइंब अप ए रोप थ्रू ए हाइट ऑफ 8 मीटर. मतलब एक हाइट है, सपोज एक पहाड़ है ऐसा, ठीक है, ऐसा क्लिफ है तुम्हारा यहाँ पे. सो दे हैव टाइड ए रोप एंड हैव क्लाइंब्ड टू ए हाइट ऑफ हाउ मच 8 मीटर्स. 8 मीटर्स वो लोग चढ़ गए. ठीक है. सो गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड्स वाइल बी टेक्स 50 सेकेंड. दोनों का वेट सेम है, तो 400 न्यूटन का ही वेट है. तो दोनों का वेट 400 न्यूटन से mg का वैल्यू दिया हुआ है. डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा. h इज 8. एक लड़की 20 सेकंड ले रही है, एक लड़की 50 सेकंड ले रही है. सो तो किसका पावर ज्यादा है? सो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, पावर किसका ज्यादा होगा? तो पावर का फॉर्मूला इसलिए यूज करना पड़ेगा यहाँ पे. पावर का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखो, कितने एनर्जी चाहिए होगा इस पॉइंट से, सपोज ए पॉइंट से बी तक जा रहा है, कितना एनर्जी चाहिए होगा? कैन यू से? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितने एनर्जी चाहिए? दैट इज नथिंग बट चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी. यस और नो? बिकॉज इस पोजीशन में उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है. यहां तक पहुंचने के बाद उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mgh हो जाएगा. So that means both of them will have the energy how much? 400 into 8. That is जूल्स में निकलेगा. इतना एनर्जी उनके बॉडी में आ जाएगा when they reach point B at the top of 8 meters, at the height of 8 meters. Yes or no? So we can say this is equal to 8 4 जा कितना होगा? 32. So 3200 joules. ठीक है. अभी ये 3200 joules दोनों लड़की अलग अलग टाइम में अकॉम्प्लिश कर पा रहे हैं. मतलब उनके बॉडी में अलग अलग टाइम में ये एनर्जी आ रहा है. ठीक है. सो अगर अलग अलग टाइम में आएगा, सो कितना आएगा बोलो? अगर अलग अलग टाइम में ये एनर्जी वो लोग यूज कर पाएंगे, सो वी कैन से दैट पावर ऑफ गर्ल ए, पावर ऑब्टेन्ड या फिर पावर ऑफ गर्ल ए एट पॉइंट बी एकदम टॉप ऑफ 8 मीटर्स में कितना होगा? दैट इज इक्वल टू वर्क डन. कितना वर्क डन उसने किया? जितना उसके बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी आया. यस और नो? वी कैन से दैट वर्क डन हियर इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गर्ल. So work done होगा, so W by T. So what is W? W is nothing but the work done, that is EP. है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं EP by T. So what is EP? 3200 joules by गर्ल का कितना है? गर्ल का 20 सेकेंड्स है, तो 20 सेकेंड्स. So अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 160. So 160 वाट हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? 160 वाट समझ में आया? सो 160 वाट. इज इट क्लियर? जी मल्टीप्लाइड नहीं करेंगे? कहा? अरे mg का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, वेट दिया हुआ है ना. यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पढ़ो. ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन्स. व्हाट इज वेट? वेट का मतलब क्या होता है? m इंटू जी, है कि नहीं? पढ़ा था ना ग्रेविटेशन में. हाँ, तो ये देखो, वेट ऑफ गर्ल कितना है? mg इक्वल्स टू 400 न्यूटन. तो इसलिए अलग से g निकालने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वेट का मतलब ही है mg. सो यू कैन यूज इट डायरेक्ट. समझ में आया? हाँ. बाकियों को समझ में आ रहा है? एंड व्हाट अबाउट गर्ल बी? Yes, sir. Yes, sir. गर्ल बी में कितना होगा? गर्ल बी का तो भी तो एनर्जी इतना ही होगा. पॉइंट बी में इस जगह में इतना ही होगा. 3200 जूल्स ही आ जाएगा उसके बॉडी में. सो उतना ही वो उसने वर्क किया होगा, बट कितना टाइम में वो वर्क किया है? 50 सेकेंड्स में. तो ऑब्वियसली
यहाँ पे अभी EP का वैल्यू क्या होगा 3200 by 50. So if I cancel them, I will get a value. Suppose यहाँ पे जो वैल्यू निकला है, क्या निकला है 64 वाट. ऑब्वियस 64 वाट होगा बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन, कोई कम टाइम में कर रहा है तो ऑब्वियस उसका पावर ज्यादा होगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक मशीन 10 जूता बना सकता है, ठीक है, या फिर 10 कंटेनर बना सकता है 1 मिनट में, और सेम टाइप का कंटेनर दूसरा मशीन 1 सेकंड में 100 बना सकता है, तो किसका पावर ज्यादा है? जो मशीन 100 कंटेनर्स बना सकता है कि नहीं? यस और नो? Machine 1 can produce 10 containers in 1 hour, or machine 2 can produce 100 containers in 1 hour. So अभी किसका पावर ज्यादा है? Which machine has the more power? बोलो. Which machine has more power? M1 और M2? Machine 1 और machine 2? बोलो, किसका पावर सबसे ज्यादा होगा? M2. Yes, M2, because वो ज्यादा काम कर पा रहा है, ज्यादा वर्क डन कर पा रहा है. And what is the work done here? To produce one container. So जितना ज्यादा कंटेनर निकालोगे तो यहाँ पे टाइम सेम है, बट अगर मैं सेम चीज यहाँ पे अगर टाइम को सेम रखूंगा, यहाँ पे मैं 10 कंटेनर से लिखूँ, बट यहाँ पे मैं 2 घंटा लिख रहा हूँ. अभी बोलो किसका पावर ज्यादा है? M1. Yes, now M1 has more power because वही वो 10 कंटेनर सेम काम कर पा रहा है, मतलब 10 कंटेनर बनाने का जो काम है वो 1 घंटा में कंप्लीट कर रहा है, और M2 2 घंटा में कंप्लीट कर रहा है. सो वी कैन से दैट M1 हैज मोर पावर ऑफ डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क देन M2. तो यही यहाँ पे हम लोग को मिला. तो दैट इज वाई देखो, गर्ल 2 took 50 seconds टू रीच एट द टॉप ऑफ 8 मीटर. सो इतना काम करने के लिए उसको कितना टाइम लगा? 50 सेकंड लगा, और एक गर्ल को 20 सेकंड लगा. तो ऑब्वियसली गर्ल भी हैज लेस पावर. सो दिस इज इक्वल टू 64 वाट्स होगा. और पिछला वाला कितना था? पिछला वाला था 160. सो ऑब्वियसली पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल इज 160 वाट एंड पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल बी इज 64 वाट. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट. ठीक है, सम समझ में आया? सब ये सम समझ में आया सबको? हाँ. ऋषिकेश, नवदीप, कापिक समझ में आया? हाँ सर. कापिक, नवदीप समझ में आया? हाँ Yes. सर. ओके, ठीक है. तो सिमिलरली तुम्हारा यहाँ पे और एक एग्जांपल है, देखो. लेट मी जस्ट डिस्कस. यहाँ पे बहुत सिंपल सा है. एक बॉय ऑफ मास 50 kg runs up a staircase of 45 steps. ठीक है, 45 स्टेप्स वो काम करता है, पर अभी वो कितना हाइट में उठेगा? देखो ऐसा करके हाइट है उसका. कितना स्टेप्स है? 45 स्टेप्स है. देयर आर 45. सो हर एक स्टेप का हाइट कितना है? 15 सेंटीमीटर. दिस इज 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर मतलब 15 सेंटीमीटर जितना ऊपर जाएगा 15 सेंटीमीटर एड अप होता जाएगा, है कि नहीं? कितना टाइम्स बढ़ेगा? 45 स्टेप्स है. सो टोटल हाइट कितना हो गया यहाँ पे? हाउ इट इज द हाइट? तो मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है. यहाँ पे कितना स्टेयर्स है? 45 स्टेप्स आर देयर इन द स्टेयरकेस, एंड हर एक स्टेप का हाइट कितना है? 15 सेंटीमीटर है. सो ऑब्वियसली टोटल हाइट ए से बी तक अगर जाओगे, सो टोटल हाइट विल बी इक्वल टू एच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 45 इंटू 15 सेंटीमीटर. यस और नो? होगा 45 इंटू 15 सेंटीमीटर, है कि नहीं? हाँ. सो द वैल्यू ऑफ एच विल बी 45 इंटू 15, और उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे यू विल गेट 6.75 मीटर्स. ओके, बट ऐसा टाइप के सम में डोंट फाइंड द वैल्यू हियर. ऐसा यहाँ पे मत करना, लास्ट में करना. इसको ऐसे रख देना ताकि इजी हो. ठीक है, सो नाउ दिस इज द हाइट. अभी बॉय का तुम्हारा मास कितना होगा? मास 50 kg है, बट उसका वेट निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे? mg. यहाँ पे m का वैल्यू है 50 kg और g का वैल्यू कितना है? सपोज दिस इज 10. यहाँ पे लिखा है टेक चेन एज
take g as 10 meter per second square per 10 meter per second square. So 10 in meter per second square लिखेंगे, so that will be equal to 500 न्यूटन. Yeah, 500 न्यूटन is the weight. अभी उसका तुम्हारा जो mg मिल गया, मुझे h मिल गया, so what I can find, I can find the work done. तो work done होगा mgh, और वो कितना टाइम में कर रहा है, कितना टाइम में वो चल रहा है, 9 seconds में. So we can find the power of the boy by using this formula mgh by t, which is equal to 375 watt. समझ में आया सम? हाँ. ये चीज समझ में आया? 15 ऊपर में ऐड होता जाएगा ना, तुम जितना ऊपर में चलोगे. जैसे फॉर तुम बिल्डिंग में चल रहे हो, बिल्डिंग में स्टेयरकेस में चल रहे हो, तो स्टेयरकेस में जितना ऊपर उठोगे उतना तुम्हारा हाइट बढ़ता रहेगा ना. एंड व्हाट विल बी द इंक्रीज इन हाइट? दैट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ ईच स्टेयर. समझ में आया? ये सम सबको समझ में आया? एग्जाम्पल 11.8. Yes, sir. ओके. तो अभी यहाँ पे ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये वाला देखो एग्जाम्पल. दिस एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो यहाँ पे क्या बोला है, एक बल्ब है, बल्ब का पावर कितना है, से 60 वाट का बल्ब है. हम लोग जब बल्ब खरीदने जाता है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदने जाता है, दे आर एक्चुअली उसका करंट का कंजम्पशन वाट्स में होता है. ठीक है, किलो वाट्स में होता है, फिर वाट्स में होता है. सो 60 वाट का एक बल्ब अगर जलाएंगे और उसको 6 घंटा पर डे जलाएंगे, तो एक महीने का बिल, एक दिन का कितना बिल होगा, कैसे निकालेंगे? 60 वाट है, तो वाट को पहले क्या करेंगे, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट. सो किलोवाट का कैसे करेंगे? 60 वाट बाय 1000, दैट मीन्स वी विल गेट 0.06 किलोवाट. है कि नहीं? मिलेगा. तो ये हो गया उसका पावर किलोवाट में. और अभी से 6 घंटा चलाता है, सो ऑब्वियसली एनर्जी, ये जो एनर्जी है, ये करंट कंजम्पशन होगा. यूनिट, दिस इज नंबर ऑफ यूनिट्स. सो ये कितना होगा? 0.36 किलोवाट. दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये हो गया हम लोग का किलोवाट, ये हो गया हम लोग का आवर में. सो किलोवाट आवर में आंसर निकलेगा, किलोवाट आवर. सो दैट इज 0.36 किलोवाट. तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 0.36 यूनिट्स. मतलब एक 60 वाट का बल्ब अगर हर दिन तुम जलाओगे, एक दिन का बिल आएगा उसके लिए 0.36 यूनिट्स. सो दैट विल बी एडेड टू योर इलेक्ट्रिसिटी बिल. समझ में आ रहा है? समझ में आया ये सम? हाँ. बाकियों को समझ में आया? हाँ सर. हाँ सर. नवदीप समझ में आया? Yes, sir. ओके. सो ये चैप्टर इतना तक ही था. तो देखो ये वाला चैप्टर पढ़ना अच्छा से, एंड ट्राई टू डू द न्यूमेरिकल्स. अच्छा से न्यूमेरिकल्स देखना इसका. यहाँ पे बहुत सारा, ये वाला एक न्यूमेरिकल है, ये वाला सब न्यूमेरिकल्स है. दिस आर ऑल द न्यूमेरिकल्स. ठीक है, ये वाला एक न्यूमेरिकल है, ये वाला है. सो ट्राई टू डू द सम्स. तो यहाँ पे भी तुम्हारा, हाँ, तो न्यूमेरिकल्स देखना अच्छा से. ये वाला और एक न्यूमेरिकल है. तो दिस फर्स्ट चैप्टर, द एनर्जी चैप्टर, ये था एनर्जी और वर्क एंड एनर्जी चैप्टर. सो होपफुली हैव अंडरस्टूड चैप्टर. और नोट्स लिखना अच्छा से, चैप्टर को पढ़ना, एनसीईआरटी भी पढ़ना. अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछना. ठीक है? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. ओके देन. सो नेक्स्ट संडे को मिलेंगे 12 PM सुबह. ओके, ऑनलाइन ही होगा. सो 12 PM ऑन संडे. सो बाय बाय, गुड नाइट. Bye. Good night. Bye sir. Good night. Bye sir. Good night.